क्वेश्चन नंबर पहला है। अब बातचीत ना करो भैया, तुम मोबाइल में घुस जाओ। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सामवेद। लेकिन कुछ बातें हम एक्स्ट्रा और पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनियो, एक एक करके पॉइंट नोट करने हैं। भारतीय संगीत का जनक किसको माना जाता है? सामवेद को इस वजह से माना जाता है तो 7 प्रकार के सुर हैं, उन सुरों का वर्णन सामवेद में है। अब सामवेद के बारे में कुछ बातें जरूर नोट कर लो, ध्यान से सुनना। सामवेद का ही एक उपवेद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। हाँ, सामवेद का अगर उपनिषद पूछा जाए, बातचीत ना करो भाई, सामवेद का अगर उपनिषद पूछा जाए तो क्या नाम है? छांदोग्य ही। और इसी उपनिषद में सबसे पहले कृष्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। इस बात को जरूर नोट कर लेना इसके साथ कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। और जो शिक्षक भर्ती है, जो लोग तैयारी कर रहे हुए, ध्यान रखें, वैदिक काल से क्वेश्चन निश्चित आएगा, 100% आएगा। भारतीय संगीत का जनक सामवेद हो गया और इसी का एक उपनिषद है। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। तो उसी में एक उपनिषद है छांदोग्य। छांदोग्य उपनिषद जो कि सबसे प्राचीन माना गया है। कैसा है? सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में सबसे पहले किसका वर्णन मिलता है? कृष्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। एक एक पॉइंट को समझना, बातचीत ना करो यार। दूसरा सुनो, दूसरे वेद की बात करें, ऋग्वेद। ध्यान से सुनना, ऋग्वेद के बारे में समझ लो कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद को ऋचाओं का संकलन कहते हैं। ऋग्वेद में आपको ज़्यादातर श्लोक मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में छंद सबसे पहले कहाँ लिखे गए, तो ऋग्वेद में। बातचीत कर रही हो, अब पूछना शुरू कर दी तो दम निकल जाए तुम लोगों की, फिर बातचीत शुरू कर दी। अब हम पूछ रहे, चलो। ऋग्वेद में सबसे पहले ऋचाओं का संकलन ऋग्वेद कहलाता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि छंद का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में। छंद का मतलब जहाँ पर मात्राओं का सबका ध्यान रखा गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। इन 10 मंडल में 4 मंडल सब लोग खोपड़ी में डाल लो। कौन कौन सा? एक तो तीसरा मंडल जिसमें विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है। ये ध्यान रखना, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का वर्णन है, जिसमें आपकी जाति व्यवस्था का वर्णन है। पुरुष सूक्ति, फिर समझ लो, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। सुनो, बताइए, पूछें। तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने लिखा। चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का वर्णन है, जो याद रखियो। नदी सूक्ति और बताओ। ठीक, एक बात और समझ लो, अगला सुन लो। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका वर्णन किया गया है? बताओ। विधि विधान और यज्ञ व कर्म। यज्ञ व कर्म का वर्णन आपको मिलेगा यजुर्वेद में। खूब ध्यान रखना, यज्ञ व कर्म, कैसे यज्ञ किए जाएं, कौन कौन से कर्मकांड होते हैं, ये आपको यजुर्वेद में मिले हैं। यजुर्वेद के बारे में क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा फेमस है कि यजुर्वेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। जिसका नाम है बृहदारण्यक। और इसी उपनिषद में आपका अस्तो माँ सद्गमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, जो विद्यालयों में लिखा होता है श्लोक, वो इसी में लिखा है। ये समझना, यजुर्वेद में या से यजुर्वेद है या से यज्ञ है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ व कर्म का वर्णन है। और इसी का एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। उसी में अस्तोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमय का वर्णन है। लास्ट वेद बचा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब का वर्णन है। क्लियर हुई गई? हम एक बार फिर रिपीट कर दें। संगीत का जनक हो गया सामवेद। सामवेद का ही एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य।
छांदोग्य सबसे पुराना उपनिषद है और इसी में कृष्ण शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक, ऋग्वेद को ऋचाओं का संकलन कहते हैं। इसमें कुल 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का और 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति का वर्णन है। उसके बाद मैंने कौन सा बताया था? यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ व कर्म का वर्णन है। इसी का एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक। इसमें आपका वो श्लोक लिखा हुआ है। और अथर्ववेद में आपको जानते ही हो, जादू व टोना। अब खोपड़ी में बात धसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में कौन से अधिवेशन में हुआ था? बोलो बाबू। 1960 में। अच्छा, अब एक एक अधिवेशन के बारे में हम पूछें। अब रुको, चारों अधिवेशन की ही हम व्याख्या करें। 1907 में क्या हुआ? गुजरात का सूरत में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। 2 रिवीजन भी हुए और अच्छी तरह से तैयारी हुई है। रास बिहारी बोस ने अध्यक्ष बने तो सूरत अधिवेशन को 1907 में। इसमें कांग्रेस 2 भागों में विभाजित होगी, एक बना गरम दल और एक बनो नरम दल। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें, बनारस अधिवेशन कब होता है? जरा इसके अध्यक्ष बताओ, क्या हुआ था इस अधिवेशन में? हमने पूछा कि 1905 में जो बनारस अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, इस अधिवेशन में हुआ क्या था? हाँ, स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार हुआ था। स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए इसका प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाए इसका प्रस्ताव। ठीक, अगला बताओ, तुम बताओ ने कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था 1906 में? तुम बताओ। दादा भाई नौरोजी थे, वेरी गुड। इसके अधिवेशन 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। और साथ में हुआ क्या था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। तो फिर ध्यान रखियो, जा में स्वराज शब्द को प्रयोग है और जा में किसकी? स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव, स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए। बात पल्ले पड़ी सबके? मुंबई में कुछ नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 3, एक रॉकी पर्वत है, सुन लेना अब बढ़िया ढंग से इसकी व्याख्या करें। एक एंडीज पर्वत है बाबू, एक एटलस पर्वत है, एक आल्पस, एक हिमालय है। एक किस प्रकार के पर्वत है? चलो, कौन से पर्वत है? बलित हैं, अपशिष्ट हैं कि ब्लॉक हैं? ब्लॉक पर्वत है। अच्छा ठीक, इसके बारे में लिख दो, ये बलित पर्वत है। बलित पर्वत के बारे में समझ लो, नोट कर लो बलित पर्वत की परिभाषा कि जब चट्टानों में साथ में नोट भी करना सीखा करो यार। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण, पृथ्वी में आंतरिक शक्ति है, जब चट्टानों में नोट करो, पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण, पृथ्वी में आंतरिक शक्ति है, शक्ति के कारण मोड़ या वलय पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? मोड़ या वलय पड़ जाता है, तो इससे वलित पर्वत बनता है। कौन सा पर्वत बनता है आनंद? वलित। क्लियर है भैया? अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन परिभाषा बन के भी आएगा कि पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के कारण जो चट्टानें थीं उनमें मोड़ पड़ गया और मोड़ को ही क्या बोलते हैं? वलित। तो वलित पर्वत बनता है। कौन कौन से वलित पर्वत है इसके बारे में जरा हम चर्चा कर लें। एक ट्रिक हम बता रहे हैं, हमने ट्रिक बताई थी बिटिया, URA हिमालय। ये कौन से पर्वत हैं? वलित। यू से बाबू कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। आ से कौन सा पर्वत? आल्पस पर्वत। रा से कौन सा पर्वत? रॉकीज पर्वत। ए से कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वत। इसी ए से कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत। और हिमालय से कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। ये समझ में आया? अब एक एक पर्वत के बारे में समझ लें। चलो, URA हिमालय। आनंद बताओ, एक पर्वत यू से कौन सा पर्वत था?
यूराल। यूराल पर्वत कहाँ पर स्थित है? इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताओ बढ़िया भी। तुम बताओ, यूराल पर्वत के ऊपर एक क्वेश्चन बोलो। यही तो कमी है, यूरोप महाद्वीप में है। इसके ऊपर बहुत फेमस क्वेश्चन है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत यूराल पर्वत। नोट करो, बिल्कुल पौदीना शंकर आओ। एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत, एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में पर्वत है, कौन सा पर्वत है? यूराल। ठीक, आगे सुनो, हटाएं। यूराल पर्वत किसको अलग करता है? यूरोप को एशिया से। जो क्वेश्चन याद रखियो, अगर आप पर यू आर अगली ट्रिक में कहा तो आर, आज से कौन सा पर्वत हो? आल्पस। तुम जा बताओ, आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ, चलो। और कितने देशों में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये तो कई देशों में है। आल्पस पर्वत 8 देशों में स्थित है। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोलो। माउंट एल्ब्रुस बता रहे, और कोई बताए? लिखो, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ब्लॉक। माउंट ब्लॉक, माउंट ब्लॉक कितने देशों में स्थित है? 8। ठीक, यू आर, रा शब्द आया, रा से कौन सा पर्वत? रॉकीज पर्वत कहां पर है बोलो? बिल्कुल सही, उत्तरी अमेरिका में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। माउंट मैकिनले है, बुद्धि खराब है। माउंट अल्बर्ट, माउंट अल्बर्ट। ऐसे प्रैक्टिस सेट होते हैं कायदे से। रॉकी पर्वत है अमेरिका में, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम हुआ माउंट अल्बर्ट। यू आर, रा से हो गया। ए से, ए से कौन सा पर्वत? एंडीज पर्वतमाला के बारे में कोई क्वेश्चन बताए? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। नोट किया जाए, लिखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये मान लीजिए दक्षिण अमेरिका है, तो बाबू यहां पर स्थित है, यहां पर। ये वाला, ये पूर्वी तट कहलाएगा, ये वाला पश्चिमी कहलाएगा। बात पल्ले पड़ी? लिख लो बेटा, बेटी लिख लो बेटा, डरा ही नहीं हो। अच्छा, धीमे धीमे बोले, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल स्लो स्लो बोले, हो सकता। इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? एंडीज। दक्षिण अमेरिका के कौन से तट पे है? बता, हम कहाँ जाना है? पश्चिमी तट पे है बौरी। अच्छा, ए से कौन सा पर्वत और था? एटलस। कौन सा पर्वत? एटलस पर्वत बिटिया कहां पर है? कहां पे है? जो क्वेश्चन आओ तो शायद किसी परीक्षा में, एटलस पर्वत अफ्रीका में। नोट करो, एटलस पर्वत कहां पर है? अफ्रीका में। हम ऐसे करते हैं प्रैक्टिस सेट। तुमने क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन के ऑप्शन भी तो पढ़ो। एटलस पर्वत कहां पर है? अफ्रीका में। और ठीक, यू आर ए, सब हो गए पर्वत। ठीक, हिमालय तो मालूम कहां पर है? भारत में है, नेपाल में है। ये कोई मतलब नहीं। अब आगे ऐसे हमने बनाओ, एक क्वेश्चन नहीं बनाई लो। भूकंप किस प्रकार का संचरण है? ये ज्यादा बड़ो हो, ये व्याख्या। विवर्तनिक संचरण, तीव्र संचरण, मंद संचरण, आकस्मिक संचरण। भूकंप किस प्रकार का संचरण है? बोलो भैया। हाँ, कौन सा? तीसरा। देखिए, भूकंप तुम्हें फोन करके आता है, यमान वाले हम। भूकंप तो अचानक आता है, अचानक उसका आदान प्रदान होता है। तो भूकंप की तरंगों का संचरण यानी आदान प्रदान कैसा होता है? आकस्मिक संचरण है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम बताओ, भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव, भूकंप की तरंगों का सर्वाधिक प्रभाव जिस स्थान पर होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? 2 बार आया क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, नोट करो क्वेश्चन आंसर। अधिकेंद्र उसको बोलते हैं जहां पर भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव रहा होगा, जहां पर केंद्र रहा होगा, उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। भूकंप जब निकलता है, सॉरी उठता है,
तो कितने प्रकार की तरंगे निकलती हैं? यस, पी, यल। इसमें बताइए कौन सी तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं, यस कि पी की यल? बिल्कुल सही। सर्वाधिक नुकसान किन तरंगों से होता है? यल। यल को सतही तरंगे भी कहते हैं या धरातलीय तरंगे भी कहते हैं, धरातलीय। और बाबू सर्वाधिक नुकसान यही तरंगे करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य की अनुप्रस्थ? अनुदैर्घ्य की अनुप्रस्थ? अनुप्रस्थ बताए रहे, अनुदैर्घ्य बताए रहे। कंफ्यूजन जो होना ही चाहिए। अनुदैर्घ्य तरंग है, सीधी रेखा में चलता है। तो भूकंप तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य। याद ऐसे करो, जब भूकंप आई जाए तो तुम्हें धैर्य रखा पड़े है। भूकंप के ऊपर क्वेश्चन याद होगा। भूकंप किस प्रकार का संचरण? भूकंप का जहां सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक नुकसान किन तरंगों से? जिन्हें सतही या धरातलीय तरंगे कहते हैं, और एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन कंप्लीट हुई को? तरंग अर्थ बनाती हुई। किस नदी को बिहार का शोक? बिल्कुल सही बता रही हैं। अब आगे और पूछें, बिहार का शोक कौन सा हुआ? बंगाल का शोक दामोदर नदी। भारत का शोक गंगा है। राक्षस हो का? बंगाल का, भारत का शोक है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी। ये किसका शोक हो गया? बंगाल का। ये हो गया बिहार का। भारत का कर्मनाशा। जरा अगला बताओ, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। उड़ीसा का शोक ब्रह्माणी नदी। और हाँ, और ये बताओ, और अगला ये बताओ एक क्वेश्चन कि चीन का शोक वांगो नदी। तो जहाँ में कोई ज़्यादा नहीं बताए हुए है। हाँ, इसके बाद ये जरूर याद रखना, कोसी नदी को बिहार का शोक किस वजह से कहते हैं? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी, और सर्वाधिक उथली तो कोसी, ज़्यादा गहरी नहीं, इस वजह से पानी सड़क पाई जाती, एकदम गहरी हो तो समा जाए। एक क्वेश्चन आया है, और मार्ग बदलती है तभी तो बाढ़ आ रही। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसका बना है? प्लाज्मा, वसा, प्रोटीन, पानी? प्लाज्मा, वेरी गुड। और कोई बताए? 90% पानी है। और कुछ बॉडी में तो बचो तो है नहीं। 65 से 70% पानी होता है। तो मुख्य हिस्सा किसका बना है? पानी का। एक और नोट करो, अगर तत्वों का वर्गीकरण करें तो हमारे बॉडी में कितने परसेंट ऑक्सीजन है? नोट कर लो, 65% ऑक्सीजन होती है, 18.5% कार्बन होता है, 9.5% हाइड्रोजन होती है, और 3.2% नाइट्रोजन होती है। इसको नोट कर लो। हमारी बॉडी में 65% ऑक्सीजन है, 18.5% कार्बन है, 9.5% हाइड्रोजन है, और 3.2% नाइट्रोजन है। ये तत्वों के हिसाब से मैंने बताया है। अच्छा, प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का 52% होता है। हमारे शरीर में जैसे मान लो 100 लीटर रक्त है, तो रक्त का 52% प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा खुद में 90% पानी होता है। जो बताए रहे थे, ठीक समझ में आएगा? बड़ी PDF चरण दो भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु का ज्ञान नहीं था? गाय को ज्ञान थो? कन्फर्म, ठीक है। गाय को वैसे वैदिक काल में किस नाम से जानते थे? अघन्या। आ माने नहीं, घन्या माने हत्या ना करने वाला, ठीक। बैल तो आप जानते इसे वृषभ बोलते थे, और कूले वाला जो बैल होता था उसकी तो पूजा होती थी। कुत्ता, हाँ, घोड़ा नहीं है। तुर्कोटा से मिले हैं लेकिन प्रमाणित नहीं। पालतू पशु इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। तो कुत्ता तो मान लो बहुत फेवरेट है, इनकी संख्या बहुत है मेरे मोहल्ला में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी। गोदावरी बिल्कुल सही। अच्छा चलो, गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, इसी को बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा कहते हैं। इसका उद्गम स्थल बोलियो नहीं जरा। नासिक की कौन सी पहाड़ी? त्र्यंबक पहाड़ी। अब एक एक करके सबको पूछें। त्र्यंबक पहाड़ी, गोदावरी नदी, बूढ़ी गंगा। और दक्षिण भारत में वर्ष भर किस नदी में पानी बना रहता है?
या गोदावरी बन रहा था? क्लियर? अच्छा, सदा नीरा है। वैसे हमें तो कन्फर्म यही है, इसे कन्फर्म बता रहा हूं, दक्षिणी गंगा ऐसे ही बोलते हैं। चलो देख लिए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताइयो। महाबलेश्वर चोटी, दक्कन के पठार में जो महाराष्ट्र में स्थित है उसकी एक चोटी है महाबलेश्वर। इससे कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? कृष्णा। जरा बेटिया, कावेरी नदी का उद्गम? पुष्पगिरी। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कर्नाटक की कौन सी पहाड़ियां? ब्रह्मगिरी। चलो बिटिया, नर्मदा नदी को उद्गम? मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी। मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक। पीछे बैठे हैं, सुन नहीं रहे। गोदावरी का उद्गम? नासिक की त्र्यंबक पहाड़ी। कृष्णा नदी का उद्गम? कृष्णा नदी कृषि महाबलशाली थे महाबलेश्वर। कावेरी का ब्रह्मगिरी और नर्मदा का अमरकंटक। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर। अब पांचों महाद्वीप का बताओ तुम सबको। विंसन मौसिफ है, वेरी गुड। बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ चलो, हम एक एक करके पूछ रहे हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे चोटी का नाम बताओ। कोसयुस्को। नोट कर जाओ, कोसयुस्को। कोसयुस्को ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी होगी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे बताओ दक्षिण अमेरिका की। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम? एंडीज पर्वतमाला की एकांक गुआ। एकांक गुआ जी। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनले। वेरी गुड। अगला बताओ, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम? माउंट एल्ब्रुस। बिल्कुल सही चल रहे हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम? अंटार्कटिका की? विंसन मोसिफ। विंसन मोसिफ है ठीक। अब सुन लो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम हुआ कोसयुस्को। दक्षिण अमेरिका की का नाम हुआ एकांक गुआ। उत्तरी अमेरिका का हुआ माउंट मैकिनले। यूरोप को बाबू माउंट एल्ब्रुस। अंटार्कटिका को विंसन मोसिफ। और एशिया को सबको मालूम है कौन सी है? एवरेस्ट। सोच समझ बोल रहे बड़ा। यूरोप की एल्ब्रुस हो गई, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले, दक्षिण अमेरिका की एकांक गुआ, ऑस्ट्रेलिया की कोसयुस्को और अंटार्कटिका की कौन सी है? विंसन मोसिफ। सही है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हटाएं। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ 10 पे। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती? नर्मदा और ताप्ती दोनों? बिल्कुल सही है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अभी हमने कहाँ बताओ तो? अमरकंटक पहाड़ी बिटियां कहाँ पर? मध्य प्रदेश है। अच्छा बताओ, नर्मदा नदी किन दो भ्रंश घाटी जान तो? भ्रंश कि ऐसे करके ऐसे जो घुटन्ना नुमा बीच में से निकली नदी। ठीक, अब आगे सुनो, किसको किससे अलग करती है? विंध्याचल को सतपुड़ा से। जब नर्मदा नदी निकलती है तो विंध्याचल पर्वतमाला अलग, सतपुड़ा अलग। और एक बात और बताओ, अच्छा नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? कपिल धारा और धुआंधार। बिल्कुल सही, एक है कपिल धारा जलप्रपात, एक है धुआंधार जलप्रपात। और एक और याद रखना, नर्मदा नदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध बना है। नर्मदा नदी पर ही सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध बना हुआ है, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में है, याद रहेगा। ठीक, हटाएं। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ध्यान से, कि बालों का रंग किस पर निर्भर करता है? केराटिन है कि मेलानिन है? बालों का रंग केराटिन अलग है, कैरोटिन अलग है। हमने क्वेश्चन जो पूछो कि बालों का रंग किस पर निर्भर करेगा, तो बालों का रंग निर्भर करेगा मेलानिन पर। बाल व त्वचा का कलर जो है वो मेलानिन नामक वर्णक पर निर्भर करता है। ध्यान सुनना,
जबकि बाल व त्वचा जो है या नाखून उनकी वृद्धि करना वो जो है केराटिन प्रोटीन है। केराटिन अलग है, वो अलग है, वो गाय वालों दूध वालों है। जे केराटिन है जो कैरोटीन है। मेरी बात समझ गए? बालों का रंग या त्वचा का रंग मेलानिन वर्णक पर है। और अगर आपसे क्वेश्चन हमने नोट किया था कि बालों का विकास होना या त्वचा की संरचना, त्वचा की सुरक्षा, तो वो है आपको केराटिन, वो केराटिन है। समझ के? गाय के दूध में कैरोटीन है। ये अलग अलग हैं। भारत की पहली ग्रेजुएट स्नातक महिला कौन सी थी? सरोजिनी नायडू। हम बिटिया चारों के बारे में पूछें कि करके कि भारत की पहली ग्रेजुएट स्नातक महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। अच्छा ये बताओ, नलिनी सेन लिख दो है, इनको हमने बारे में आज पढ़ो तो इनको नाम तो नेली सेन गुप्ता। और इनके बारे में किसी को मालूम है? इनके बारे में एक रोचक कहानी सुन लो कि नेली सेन गुप्ता जो थी, ये इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। असली नाम था नेली। ये अंग्रेज थी यानी ईसाई थी। तो एक व्यक्ति थे भारत की जिनका नाम था जतेंद्र मोहन गुप्ता। उनसे इनको हो गया प्रेम। प्रेम होने के बाद क्या हुआ कि जे इन भारत चली आई और भारत चलने के बाद जतिन सेन गुप्ता से कर ली शादी। तो इनने अपना नाम नेरी से बनाया दो नलिनी सेन गुप्ता। और पहली अंग्रेज महिला ऐसी मान लो इन्हें जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदी अंग्रेजन के खिलाफ। हाँ यही है नलिनी सेन गुप्ता। हाँ नलिनी सेन गुप्ता। बढ़िया बताया। प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार जेल कराता 376 ABCD, ठीक है, 120 भी तमाम धाराएं लगवाता है। प्यार प्यार सब पिछवाड़ा फड़वा देता है। प्यार बहुत कुछ कराता है। प्यार चक्कर में कतई मत पड़ो। भारतीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, सबको मालूम है। अच्छा ये बताओ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? मिस्टर A.O. ह्यूम ने, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी? लॉर्ड डफरिन। डफरिन ने दिमाग लगाया था कि भारतीयों को शांत करने के लिए भारतीयों को ही पार्टी बना दो, लेकिन नेता नगरी अपनी चले। बहुत सही बिटिया। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं? आनंद तुम बताओ कौन सा है पूर्व का बोस्टन? बताओ। अहमदाबाद। बोस्टन है क्या बताओ? किंग्स हैं? सूती कपड़े वो तो मैनचेस्टर है। बस यही तुम्हें कंपटीशन वाले मंत्र हो तो तुमने जा पढ़ लो कि पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं, और जा नहीं जान पाई कि बोस्टन है कहाँ। अब बे जो नहीं पूछे। अब मैं बताऊं, बोस्टन अमेरिका में एक शहर पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। तो वहां पर उद्योग धंधे ज़्यादा लगे हैं, तो उसी के नाम की संज्ञा हमने अहमदाबाद को दे दी, क्योंकि अहमदाबाद जो है एक प्रकार का ऐसा शहर है जहाँ तमाम उद्योग धंधे हैं। असली बोस्टन शहर कहाँ पर है? अमेरिका में है, ये ध्यान रखना। असली बोस्टन समझ में आया? जैसे इंग्लैंड में मैनचेस्टर नामक एक जगह पड़ती है, तो वहाँ पर मैनचेस्टर में कपड़े का काम होता है। तो भारत में जहाँ जहाँ कपड़े का काम होता है उसको मैनचेस्टर कहने लगे। जर्मनी में रूरनाम की एक जगह पड़ती है, तो उसमें क्या है, तमाम खनिज निकाले जाते हैं। इसी तरीक़ा से अपने भारत में छोटा नागपुर में तमाम खनिज निकाले जाते हैं, तो इसे भारत का रूर कहने लगे। ठीक, आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? बुशमैन। अब एक एक करके हम चारों व्याख्या करें। बुशमैन जनजाति रहती है कालाहारी मरुस्थल में। जो कालाहारी मरुस्थल है वो उत्तरी अफ्रीका में कि दक्षिण में? दक्षिणी में है, उत्तरी में है, पश्चिमी में है, पूर्वी में है? दोनों में है ही नहीं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। अच्छा ये बताओ, जो मसाई जनजाति है या सहारा के मरुस्थल में है, और सहारा का मरुस्थल पूर्वी अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। ठीक, अगला बाबू ये बताओ, पिग्मी जनजाति ये कहाँ की है? कांगो बेसिन, कांगो के पठार में। बेसिन माने पठार। बिल्कुल सही बताए रहे। लेकिन लल्ला एक क्वेश्चन तुम्हें और बताना पड़े कि जो पिग्मी जनजाति का आवास क्या कहलाता है? क्या?
और बर्फ के मकान का कहलाते हैं टट्टी घर हैं? फिर हम जब पूछ रहे पिज्जा के तो तुम सनक जाते हो। नोट कर ले। इनका मकान यार वो था, फिर हम तो भूल गए। पेड़ों के ऊपर रहते हैं, पिग्मी जनजाति पेड़ों के ऊपर है, जाकर हमारे जंगली जानवर ना खाए जाएं। उनकी आवाज को नाम ही भूल गए, देखो। ओए अब चलो, हाँ, बद्दू जनजाति कहाँ रहा? बद्दू पद्दू अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में रेगिस्तान है, तो बद्दू जनजाति खाना बदोश है। खाना बदोश जानते हो? येन खाओ, येन खाना खत्म हुई गो तो घोड़ा उड़ा अपने जो हैं ऊँट उठ लेके बेचारे आगे खाने लगे, जैसे रेगिस्तान में खाना बदोश है। जहाँ मिल गया रोटी तहाँ फड़कन लगी बोटी। और जब तक हमारी अम्मा कहती थी कि जैसी पेट में पड़ी बोटी और रोटी तैसी फड़कन लगी बोटी। सही बात है। अच्छा, जब भूख लगी हो तो चिचड़ोपन बहुत आता, फिर तो जा लगा था। अच्छा, उस समय चाहे कितनों कछु हो भाई, तुमने जो तो ना पसंद हो मैं, लेकिन जब भूख लगी हो तो रैया खाई जे हो, कटहल खाई जे हो, कटहल को डंठल लीजिए हो, हाँ सब कछु खाई सकत तू। भैया जब भूख लगत है तो आदमी जई रोटी खात है धरी में। अरे एंजाइम मूलता होते हैं। अच्छा, हार्मोन्स, एंजाइम और हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन। एंजाइम्स हार्मोन्स का मुख्य घटक क्या है? नाइट्रोजन। और एंजाइम्स का निर्माण करने वाला तत्व कौन सा है? जिंक। एंजाइम्स का निर्माण करेगा जिंक। सभी एंजाइम्स का मुख्य घटक है, प्रोटीन का मुख्य घटक हुआ नाइट्रोजन। और जितने एंजाइम्स हार्मोन्स बनने हैं जो प्रोटीन होता है, सब बॉडी प्रोटीन ही है। कभी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए कि एंजाइम्स हार्मोन्स बने। बड़ी विचित्र संरचना है। इस अधिवेशन में नरम दल व गर्म दल में विभाजन हुआ था। और ये इकट्ठे कब भए थे? 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जो 4 बाग स्टेशन है यहीं पर, और ये एक बोर्ड और लगो है। यही वो ऐतिहासिक स्थल है जहां पर गर्म दल नरम दल का विलय हुआ। हाँ, वहीं पे है, बोर्ड लगा है। तुमने देखो का है, तुम मन देख रहे हो कि जनक रेलवे ट्रेन ही देखते रहे हो। हाँ, इन्हें नहीं मतलब लहोरा देव और लहुआ बताए रहे। आप भैया, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष कहाँ प्राप्त हुए? बताओ भैया। लहोरा देव नहीं है, मेहरगढ़ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। अब तुम्हारो नंबर है, लो। लहोरा देव किस स्थान पर पड़ता है? लहोरा जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ है, यहाँ पर कृषि के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लहोरा देव संत कबीर नगर में एक स्थान है जहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। संत कबीर नगर, संत कबीर नगर यानी धान की खेती के। और ध्यान रखना, और मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, कौन सा, कौन सी घाटी पे पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? मध्य प्रदेश की कौन सी घाटी में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए? आजमगढ़ थी याद? आलमगीर, हाँ वो तो मेरठ में है। आजमगढ़ करके कुछ जगह था, अब याद है तो बताएं। 19। हाँ, ये बताओ जरा, घुमा दिया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में, पूर्वी तट की बात चल रही है, शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है? उत्तर पूर्वी मानसून। चलो ठीक है, एक और बात सुनियो, हम नक्शा समझाने, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। जो उत्तर पूर्वी मानसून जो है, जो भारत के पूर्वी तट पर बरसात करत है। लेकिन बरसात होत कैसे है? पूर्वी तट पर जब बरसात होती है तो ये मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेगा। देखो कैसे है, बंगाल की खाड़ी से नमी लेके और पूर्वी तट पर वर्षा करेगा। इधर बंगाल की खाड़ी है तो ये हवाएं जो हैं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारत के पूर्वी तट पर वर्षा करती हैं। लेकिन जब भारत में पूर्वी तट पर वर्षा होती है तो उस दौरान मौसम कौन सा होता है? शीत ऋतु का होता है। इस समय वर्षा चल रही हुई है और ये वर्षा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। यानी ये भी कह सकते हैं पूर्वी तट को ही कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कोरोमंडल तट प्रमुख रूप से कहाँ है? तमिलनाडु में। इस समय चल रही हुई है। और प्रश्न संख्या 20 बताए,
कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। बिल्कुल सही जवाब इनका आ रहा है, लेकिन हम इसको काट दे रहे हैं। कोडरमा जो है झारखंड में एक जिला है और इसको अब्रक की राजधानी और कहते हैं। अब्रक को मायका भी कहा जाता है। तो कोडरमा झारखंड में एक जिला है, जीएच में एक जिला है, और इसे अब्रक की क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। बात पल्ले पड़ेगी सबके। अब रिवीजन हो जाए 1 मिनट, फिर दूसरी पीडीएफ शुरू कराएं। हाँ बढ़िया, नहीं दूसरी टाइम शुरू करनी है, एक और पीडीएफ है और का